अल्फाज के ताजिर नहीं, बल्कि वो इन अल्फाज के जरिए आलमी सियासत की जो नब्ज है उस पर उंगली रखते हैं। वो निहायत चालाकी से धमकी और दावत को एक ही जुमले में समूह देते हैं। ये भी एक आर्ट होती है जो किसी किसी में होती है। ईरान से बातचीत की ख्वाहिश और फिर साथ ही हमले की धमकी तड़ी, ये वही तलवार है जिसका जो दस्ता है सिफारतकारी का है और धार जंगी हिकमत अमली की है, स्ट्रैटेजी की है। पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से अमरीकी सदर ट्रंप को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए रस्मी तौर पर नामजद करना बज़ाहिर एक गैर मामूली फैसला है, लेकिन अगर इसके पस मंजर में हालिया भारत पाकिस्तान बहरान को रखा जाए तो ये इकदाम न सिर्फ काबिल फहम बल्कि सिफारती तदब्बुर का आकाश भी में घुस गए। अब ये अजीब सी बात है कि इनका पहला ये इनका पर्सपेक्टिव नहीं था। ट्रंप जो इस बार आया है, ट्रंप नो वॉर के कैंपेन पे आया है, क्योंकि बाइडेन ने उधर घुस रहा था, मगर ट्रंप ने जो बाइडेन को और फिर रादर कमला हैरिस को जो हराया है वो नो वॉर के उस पे हराया है। मगर अभी थोड़ी देर पहले ऐसे कार्टून चलने लग गए हैं कि ट्रंप साहब जो है अब मजनू की तरह कभी फूल का एक जो है पेटल फाड़ते हैं, तोड़ते हैं, नो वॉर, और फिर कहते हैं वॉर, नो कहते हैं नो वॉर, नो कहते हैं वॉर। इस किस्म का मजाक होने लग गया है ट्रंप प्रेसिडेंसी। न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उनको टारगेट किया गया है। फोर्डो फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट, जिसके बारे में हमने पिछले व्लॉग में बड़ी तफसील से बात की थी, सबसे पहला टारगेट जो है वो वही था। वहाँ पे ये बताया जाता है कि तकरीबन 2200 सेंट्रीफ्यूज जो हैं वो ईरान के वहाँ पे मौजूद थे। 2200 सेंट्रीफ्यूज वहाँ पे मौजूद थे जिनकी यूरेनियम इनरिचमेंट जो है वो तकरीबन 60% तक ऑलरेडी हो चुकी हुई थी। इसके साथ साथ दूसरा जो प्लांट है जिसे हिट किया गया, नाटन्स इनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स, उसे हिट किया गया। वहाँ पे तकरीबन 14,000 सेंट्रीफ्यूज जो हैं वो बताए जाते हैं और उसकी कैपेबिलिटी भी जो है 60% तक इनरिचमेंट की जो है उसकी भी वहाँ पे मौजूद है। और तीसरा जो है वो इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर जो है उसके बारे में बताया गया है कि उसे हिट किया गया है अमेरिका की जानिब से, और वहाँ पे भी जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की फैसिलिटी बताया जाता है कि वहाँ पे मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इस के बाद पूरा कौम से खिताब किया अपनी अमेरिकी अवाम से, मैं उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले बका के लिए। लेकिन ये तो दुनिया साहिबा, के लिए जैसे बहुत कि आपने भी खतरनाक कहा, चीज़ है। ईरान की जानिब से कहा गया है कि अब अमेरिकी इंटरेस्ट पर हमला किया जाएगा। अगर ईरान ऐसा करता है तो फिर आप सूरत हाल कहाँ जाती देख रही हैं और जंग किस हद तक फैल सकती है? देखिए, खत्ते से तो बाहर जंग निकल ही गई है और अब मजीद फैल सकती है अगर रिस्ट्रेंट का मुजाहरा ना हो। लेकिन इसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, जिसकी तरफ इस वक्त बहुत बात हो रही है वेस्टर्न मीडिया में, वो ये है कि दो न्यूक्लियर पावर्स ने, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर एक नॉन न्यूक्लियर पावर पे, जिसके पास से किसी के पास ये शवाहिद नहीं है कि उनके अंदर पास कोई स्मोकिंग गन है, उस पर हमला किया है। तो पूरी दुनिया को ये समझिए मैसेज गया है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी तबाह खत्म, यूनाइटेड नेशंस तबाह खत्म, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ तबाह खत्म, आप अपने लिए हैं। तो जो छोटे ममालिक हैं उनमें न्यूक्लियर पावर बनने की ख्वाहिश जोर पकड़ जाएगी। और क्योंकि जिन ममालिक ने न्यूक्लियर क्लब ग्रेट क्रैश किया, वो आज से अमेरिका इस जंग में उसने वो शामिल हुआ, तो फिर अमेरिकी जो इंस्टॉलेशंस हैं, जो अमेरिकी अहदाफ हैं, उनको वो टारगेट पर हैं, उन्हें भी निशाना बनाया जाएगा। तब देखना ये होगा कि अमेरिका के इस हमले के नतीजे में जो जवाब है वो सिर्फ इसराइल पर महदूद रहता है, या 700-800 किलोमीटर के इलाके में मौजूद जो अमेरिकी फोर्सेज हैं, जहाँ पर उनके अड्डे मौजूद हैं, जहाँ पर उनके फौजी मौजूद हैं, जहाँ उनकी इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं, तो ईरान क्या उनको भी टारगेट करता है या नहीं। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि ईरान ने इस जंग का मुकाबला करने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं इजराइल और ईरान के बारे में, जहां पर दोस्तों आप सभी को पता चल चुका होगा कि आज सुबह अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक्स कर दिए, वो भी 3 उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी जो थी उनको तबाह कर दिया है। जिसके बारे में दोस्तों ईरान की तरफ से ये कहा गया कि हम भी अमेरिका के ऊपर अटैक्स करेंगे, लेकिन दोस्तों इसके बाद में ईरान ने इसराइल के ऊपर दोबारा अटैक किया, और जिसके देखते हुए अभी जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा गंभीर नज़र आ रही है दोनों देशों के बीच में। वहीं देखा जाए तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जो अभी तक ये कह रहे थे कि हम वॉर नहीं चाहते, हम वॉर नहीं चाहते, उन्होंने अभी चंद घंटों पहले ही कहा था, उसके चंद घंटों बाद ही उन्होंने ईरान के ऊपर मिसाइलें दगवा दी और उनके यहाँ पर स्ट्राइकें करवा दी, जिसे देखने के बाद दोस्तों वर्ल्ड में उनकी तू होनी चालू हो गई है। क्योंकि दोस्तों एक तरफ तो वो अमन की बात करते हैं और नोबेल प्राइज़ जीतना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर ही वो ये ऐसे कारनामे कर देते हैं कि जिससे ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, और जहाँ पर वहाँ के जो शायद सुनने में आ रहा है कि निर्दोष लोग भी
मारे गए हैं। लेकिन दोस्तों अभी अगर इस चीज़ को देखा जाए कि जो अमेरिका ने ऐसा फैसला क्यों किया, क्योंकि दोस्तों अभी जो खबरें आ रही हैं उससे पता ये चलता है कि जिस तरह से जो इजराइल है काफ़ी लंबे समय से युद्ध लड़ रहा है और उसके पास जो है सुनने में ये भी आ रहा है कि जो हथियार हैं वो शायद ख़त्म होने के कगार पर हैं, तो अमेरिका को मैदान में उतरना ही था। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक और स्टेटमेंट ये आई है कि या तो ईरान सरेंडर कर दे या फिर अगले और अटैक्स के लिए तैयार रहे। तो दोस्तों देखने वाली बात होगी कि ईरान का रिएक्शन इस पर क्या होगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। शहबाज शरीफ कहाँ फॉल इन करते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ अब एक मजाक बन के रह गए। हमने जनाब डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज़ के लिए 20 तारीख को, 21 तारीख को उसने ईरान पर हमला कर दिया, हमारे हाथ में पकड़ा दिया छनकना। मैंने एक सहाफ़ी को देख रहा था, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा डेंजरस गैम्बल किया था ट्रंप को नॉमिनेट करके नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। अब देखना ही है। सवाल मेरा उन साहब से ये है, भाई साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कि जनाब वाला क्या आपको इल्म है कि इनको नॉमिनेट शहबाज शरीफ ने किया था? क्या आप सर्टेनिटी से कह सकते हैं या फार्मूला वही है कि देखिए चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर है, तो उसी ने नॉमिनेट किया होगा ना, उसकी मर्जी से हुआ होगा? सच बोलना चाहिए। अगर सच नहीं बोल सकते तो कम से कम झूठ ना बोले। मैं कई चीज़ों पे पूरी बात नहीं बोल सकता, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। फिर मैं बोल देता हूं कि रियासत पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया था, तो लोग समझ जाते हैं। तो आप शहबाज शरीफ को बेचारे को तो पता भी नहीं होगा कि नॉमिनेट हो गया है वो। उसको रात को उठा के किसी ने कहा होगा ये ट्वीट करवा दो यार, तो बल्कि वो भी खुद ही हो गई होगी, उसको सुबह बता दिया होगा सर हमने नॉमिनेट कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा किन्ने क्या? उन्होंने कहा अच्छा हाँ ठीक है वो सही कह रहे हैं। सबसे अहम बात है कि जो बड़े मालिक हैं लगाए, अब सही कह रहे हैं जफर साहब कि वो जंग की तरफ नहीं जाएंगे, ना अमेरिका उनके साथ कभी जंग करने का सोचेगा चाइना और रशिया के साथ। लेकिन सवाल तो यही है कि एक जमाने में जब फॉर्मर सोवियत यूनियन था तो लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर था, अमेरिका फिर भी डरता था कि अपने तौर पे अपने अहदाफ हासिल करने के लिए मनमानी ना वो करे। अब तो बिल्कुल आप देख लें, सोवियत यूनियन टूटने के बाद 15 मुल्क उसमें से निकल आए, 7-8 सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। उस लिहाज से तो रशिया का इन्फ्लुएंस कम हुआ है, कमजोर हो गया है, और फिर यूक्रेन की जंग के बाद और उसके लिए मसाइल पैदा हो गए हैं, तो वो तो बड़ी हद तक दुनिया की नजर में न्यूट्रलाइज हो गया है। चाइना का एक है जिसको कहा जा रहा है कि जी 1950 में चाइना जो है ना। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में साफ साफ एक स्थिति छूट बैठती है कि अब तो किसी भी तरह से मोदी को फ़ोन मिलाओ और वही हमको बचा सकता है इस जंग से। क्योंकि दोस्तों अभी जो इस सिचुएशन बनी हुई है उसके बाद में पाकिस्तान की स्थिति एकदम ऐसी हो गई है कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। क्योंकि दोस्तों ये जो इनके नासिर आसिम मुनीर हैं, इन्होंने जो फैसले किए हैं पाकिस्तान के अंदर जाके, पता नहीं पाकिस्तान को किस बड़ी विपदा में डालने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों एक तरफ जहाँ पाकिस्तान ये कहता है कि हम स्टैंड हैं ईरान के साथ में, वहीं दूसरी ओर जो है उनके आसिम मुनीर हैं वो कहते हैं कि अमेरिका जो कहेगा हम वो करेंगे। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों जिस तरह से स्थिति अभी बनी हुई है उसको देख के साफ साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान इस टाइम पूरी तरह से बैकफुट पर नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की जो बयानबाजी चली थी वहाँ की संसद में कुछ जवाब होते हैं और जो वहाँ के नेता को जवाब दे रहे हैं, और जो उनके सरगना है, स्पेशली कहा जाए तो जो उनके जनरल बोले जाते हैं उनके अलग ही बयानबाजी चल रही है। तो दोस्तों इस स्थिति में हम यही कहेंगे कि मोदी जी को फ़ोन मिलाओ और हमारी जान बचा लो। ये इस टाइम पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ होगी। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से अभी स्थिति दोनों ही देश के बीच में बनी हुई है उसके बाद में शायद अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है, और ये नंबर अगर पाकिस्तान का आता है तो पाकिस्तान के अंदर तबाही होनी लगभग कंफर्म है। क्योंकि दोस्तों ईरान छोड़ेगा नहीं पाकिस्तान को बिल्कुल भी, अगर उन्होंने उनके साथ में धोखा किया तो, और अगर इधर अमेरिका को धोखा दिया तो अमेरिका उनको सही नानी याद दिला देगा। तो दोस्तों इस स्थिति में पाकिस्तान करे तो करे क्या, सिर्फ यही बचा है कि मोदी जी को फ़ोन मिलाओ और कैसे भी करके बचाओ। वो इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि मोदी जी की जो डिप्लोमेसी है, हर किसी से बातचीत बहुत अच्छी है। जो नेतन्याहू है वो काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं, तो शायद उनकी बात मान भी जाए। तो दोस्तों कैसे लगे आज का वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।